नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का PYQ का क्लास चल रहा था, जो कि आपका फर्स्ट क्लास आपको अपलोड किया गया था। जो लोग भी नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, जो लोग देख लिए हैं उनके लिए आज का ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका दिल्ली पुलिस का 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, उनमें पूछे गए 50 जीके जीएस प्रश्न को, साथ में उनसे जुड़े संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। ठीक है, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया करके प्लीज़ हमें सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा। कम से कम 1000 व्यू तो आप लोग को लाना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये क्लास है जो कि आगे आपका रन हो पाएगा। एक वीडियो बनाने में आपका बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो क्लास है आपका दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, बाकी जो आपके एग्जाम में जीके जीएस के पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ठीक है, तो सभी लोग भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है आपका कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करना है। बहुत सारे बच्चों का आपका प्रश्न भी आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो क्वेश्चन है आप लिख कर लाइएगा, तो आज हम इंग्लिश मीडियम में भी लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द इंडिया परसेंटेज शेयर ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर में बताना था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अगर आपसे पूरा एक्यूरेट मान अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, तो एक्यूरेट जो मान होगा आपका 2.4% होगा। ठीक है, जो भारत है पूरे विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र आपका कवर करता है, तो 2.4% भाग है जो कि आपका क्या करता है, कवर करता है। बात करेंगे पूरे देश में, पूरे विश्व में आपका भारत का रैंक कितना है। भारत का रैंक क्षेत्रफल के अनुसार आपका भारत का रैंक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 7वां रैंक है भारत का। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है आपका क्षेत्रफल के अनुसार। इस बात को भी याद रखिएगा, कभी कभी क्या आज ही के शेप में पूछा गया है, तो आगे हम लोग इस चीज़ को भी देखने वाले हैं। इसके अलावा जो भारत है वो दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है, तो स्थित दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे एशिया भी पूछ दिया जाए, एशिया में भी कहाँ, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका एशिया आपका दक्षिण एशिया में ये है जो कि भारत आपका स्थित है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की सीमा किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत, तो टोटल 7 देशों के साथ, आप लोग को मालूम होगा 7 देशों के साथ। ठीक है, वो 7 देश कौन कौन सा है, तो आपको बता दें उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों आपका पाकिस्तान के साथ आपका भारत है जो कि सीमा साझा करता है, तो आपका एक पाकिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में दोस्तों आपकी चीन के साथ भारत सीमा साझा करता है। चीन के साथ, चीन के बाद आपका नेपाल का भी, नेपाल के साथ भी बॉर्डर आपका उत्तर में साझा करता है। इसके अलावा उत्तर पूरब की बात करेंगे तो उत्तर पूरब में जो आपका देश है वो दोस्तों आपका कौन है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा पूरब में बात करेंगे तो पूरब में दोस्तों आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ साथ दोस्तों आपका म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, ये सभी जो आपके 7 देश हैं उन सभी के साथ भारत है जो कि सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत वो आपका आपका बांग्लादेश के साथ करता है 4006 किलोमीटर का सीमा। ठीक है, 4006 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो सीमा साझा करता है भारत वो आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, अब आप पूछिएगा सर अफगानिस्तान के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ जो भारत है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है सो की साझा करता है। ठीक है, तो इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो 39 शिफ्ट में, एसएससी एमटीएस 2022 का हो आपका 57 शिफ्ट में, या एसएससी 2022 का हो आपका 36 शिफ्ट में, या एसएससी सीएचएसएल का हो 2023 का 39 शिफ्ट में, और एसएससी एमटीएस 2023 जो कि हाल ही में समाप्त हुआ है आपका 29 शिफ्ट में। ठीक है, उन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से आप किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये PDF है जो कि आपको मिल जाएगा। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा और भी जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों की बजट का अनुमान कितना था, यानी कि व्हाट वाज द बजट एस्टिमेट फॉर टैक्सेस रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन इन द बजट 2020 टू 21। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1300 करोड़। ठीक है, आपका
100 करोड़ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बजट 2020-21 का है, तो इसको हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि उस समय पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चाप चारकुट त्यौहार है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चाप चारकुट महोत्सव या फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाप चारकुट मिजोरम भारत का एक आपका क्या है त्यौहार है। अब मिजोरम का ये त्यौहार ही नहीं सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। चाप चारकुट जो मीनिंग का जो अर्थ होता है उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार से है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हर साल कब मनाया जाता है, ये भी आपके प्रश्न बनता है। तो ये हर साल आपका मार्च के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो आपका मार्च के महीने में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो शुरुआत है ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आप नॉलेज के लिए रख लीजिए। इसका जो शुरुआत है आपका 1450 से लेकर 1700 ईस्वी, ठीक है, के बीच में आपका हुआ था। मणिपुर मिजोरम का एक गांव है आपका सुईपुई नामक, ठीक है। सुईपुई नामक गांव में दोस्तों आपका इसका शुरुआत है जो कि आपका होता है, ठीक है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चाप चारकुट तो आपका जैसे कि मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम के अलावा आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया है त्रिपुरा दिया गया है, त्रिपुरा के अलावा आपका सिक्किम दिया गया है, सिक्किम के अलावा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से जो भी आपके ऑप्शन में दिखे गए हैं उन सभी राज्यों के त्योहारों को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपका त्यौहार है आपका मनाया जाता है। तो एक याद रखिएगा आपका बूढ़ी बूट, ठीक है। बूढ़ी बूट जो त्यौहार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा बूढ़ी बूट के अलावा दोस्तों आपका ड्री फेस्टिवल है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। इसके अलावा एक त्यौहार का नाम है आपका मुनप्पा, वो भी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मुनप्पा के अलावा आपको याद रखना है सोलंग, ठीक है। सोलंग जो त्यौहार है वो भी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक है लोसार, ठीक है। लोसार भी आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। एक ये आपको याद रखना है पोंगटू, ठीक है। पोंगटू ये भी दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा और याद रखना है तो रख लीजिएगा आप मुरुंग को याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आप रेह को याद रखिएगा। ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला आपका क्या है, तो आपका त्यौहार है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या दिया गया है, आपका त्रिपुरा दिया गया है और दोस्तों आपका दिया गया है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम भी दिया गया है और आपका त्रिपुरा भी दिया गया है। तो त्रिपुरा से दोस्तों आपको बस क्या याद रखना है, त्रिपुरा से बस आप याद रखिएगा खर्ची पूजा को, ठीक है। खर्ची पूजा उत्सव को याद रख लीजिएगा जो कि आपका त्रिपुरा मनाया जाता है। 14 देवताओं का जो पूजा है आपका इस उत्सव में होता है। तो ये भी प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। त्रिपुरा में जो आपका खर्ची पूजा जो उत्सव होता है वो फ्रेंड्स आपका कितने देवताओं की पूजा किया जाता है, तो आपका 14 देवताओं का पूजा किया जाता है। इसके अलावा सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सिक्किम में देखिए सिक्किम से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तो सिक्किम से दोस्तों आपको लोसर याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, लोसर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा था लोसार, लेकिन यहाँ पर आपको लोसर याद रखना है, ठीक है। बस आ का ही अंतर है, बस इसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा सागा दावा, ठीक है। लोसार के अलावा आपका सागा दावा जो फेस्टिवल है वो फ्रेंड्स आपका यहीं पर मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया इन द टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है जो कि भारत का सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वहाँ की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ का जो क्षेत्रफल है आपका 32, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपका क्या है, वहाँ का मात्र क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका बात कर लिए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राजस्थान। इसके अलावा सबसे छोटा बात करेंगे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से ही, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, तो ये दोस्तों आपका कच्छ जिला हो जाएगा जो कि दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। क्या क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको क्या याद रखना है, सबसे बड़ा में याद रखना है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको माहे को याद रखना है जो कि दोस्तों आपका पांडिचेरी में है, ठीक है। ये आपका सबसे छोटा आपका क्या है, तो जिला है, ठीक है, सबसे छोटा जिला है।
इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इन परिवर्तन को मापने के लिए विज्ञान में कैलोरीमीटर के रूप में जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और हम कुछ यंत्र का नाम आपको बता दे रहे हैं जो कि आपका उसी यंत्र के द्वारा क्या क्या मापा जाता है उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है आपका अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर से फ्रेंड्स हम लोग क्या नापते हैं, तो इससे हम लोग क्या नापते हैं, तो ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। इसके अलावा याद रखना है अमीटर। ठीक है, अमीटर से दोस्तों क्या नापा जाता है, तो अमीटर से फ्रेंड्स आपका विद्युत का प्रवाह नापा जाता है अमीटर से। इसके अलावा याद रखना है एनमोमीटर। ठीक है, एनमोमीटर की बात करेंगे, एनमोमीटर से क्या नापा जाता है, तो ये फ्रेंड्स हवा की गति को एनमोमीटर से नापा जाता है। इसके अलावा कैलोरीमीटर से हम लोग बात कर लिए, क्या नापा जाता है, एक दोस्तों आपका है कोलोरीमीटर। ठीक है, कोलोरीमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे दोस्तों हम लोग रंग मापते हैं। इसके अलावा याद रखना है आपको सीलोमीटर। ठीक है, सीलोमीटर से क्या नापा जाता है, तो मेघ आधार की ऊंचाई नापा जाता है। क्या नापा जाता है, तो मेघ आधार की ऊंचाई नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है डायनमोमीटर। ठीक है, डायनमोमीटर। ठीक है, डायनमोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बल्क नापते हैं या टार्क मापते हैं या आपका शक्ति का जो मापन होता है आपका डायनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक आप या अंतिम याद रख लीजिएगा फेडोमीटर। ठीक है, फेडोमीटर से क्या नापते हैं, तो महासागर की ऊंचाई। ठीक है, महासागर की ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग फेडोमीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है, यानी कि इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया। तो इसका हम लोग फर्स्ट ही क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का पूरे विश्व में स्थान है वो दोस्तों आपका 7वां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7th आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 2.4% आपका पूरे विश्व में इसका भारत का स्थान है। ठीक है, इसके अलावा भारत तो दोस्तों आपका 7वां है। ठीक है, 7वां है, लेकिन सातों देश कौन कौन सा है, सबसे ये सातों देश की बात करें या भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के आपके 10 बड़े देशों की बात करते हैं, तो वो 10 बड़े देश कौन कौन सा है, बस उसको आप याद रख लीजिएगा। वो 10 बड़े देश कौन कौन सा है, तो पहला स्थान पे दोस्तों आपका आता है रूस। ठीक है, सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। इसके अलावा दूसरा पे आता है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद आपका तीसरा पे आता है चीन। ठीक है, चीन के बाद दोस्तों आपका चौथा पर आता है कौन, तो अमेरिका। अमेरिका के बाद दोस्तों आपका 5वां स्थान पे आता है आपका ब्राजील। ठीक है, 5वां स्थान पे आता है ब्राजील। छठा पे दोस्तों आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वां पे हमारा अपना देश आता है भारत। ठीक है, भारत के बाद 8वां पे कौन सा देश आएगा फ्रेंड्स, तो आपका अर्जेंटीना आएगा। ठीक है, इसके अलावा 9वां पे कौन सा देश आता है, तो दोस्तों आपका कजाकिस्तान आता है। ठीक है, 9वां पे कौन सा देश आता है, तो कजाकिस्तान आता है। और आपका 10वां पे कौन सा देश आता है, तो फ्रेंड्स आपका अल्जीरिया आता है। ठीक है, तो इन 10 देशों को आप याद रख लीजिएगा जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका विश्व का 10 बड़े देश है, भारत का स्थान आपका 7वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष जो कि चुना गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 75वें सत्र का जो अध्यक्ष है वो चुना गया था आपका वोल्कान वोजकीर को। ठीक है, तो ये बात हो गया दोस्तों आपका 75वें सत्र का। ठीक है, लेकिन अब आपका जो सत्र चल रहा है वो दोस्तों आपका 76वां सत्र चल रहा है। ठीक है, तो 75वें सत्र का तो आप लोग देख लिए कौन चुना गया था, लेकिन अब आपको देखना है 76वें का अध्यक्ष है जो कि किसे चुना गया है। जब 76वां का अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। ठीक है, किसे चुना गया है फ्रेंड्स, तो दोस्तों तो आपका अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष को चुना गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1192 में ईस्वी में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। ठीक है, तो आपको बात करें 1192 ईस्वी का जो तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने
आपका मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका मोहम्मद गोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतिहास में आपका 2 तराइन का युद्ध हुआ है, 3 ऐसे हुआ है, लेकिन 2 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 युद्ध आपका कौन कौन सा हुआ था उसको आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तो आपको इससे संबंधित जो आगे परेशानी होती है या क्वेश्चन जो आप गलत करके आते हैं उसको आप गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए बारी बारी से देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं प्रथम युद्ध को। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो दोस्तों आपका हुआ था 1191 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, और आपका मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों आपका जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो दोस्तों आपका होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो आपका पहला जो युद्ध हुआ था, प्रथम जो युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान है जो कि आपका विजेता बना था। तो विजेता कौन बनेगा? ये दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान आपका इसमें आपका विजेता बनता है। ठीक है, इसके अलावा तराइन का इतिहास में दूसरा युद्ध भी होता है जिसे कि हम लोग द्वितीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्वितीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं तराइन का। वो दोस्तों आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। शासक दोनों का दोस्तों आपका सेम ही था, लेकिन बस विजेता आपका चेंज हो गया था। विजेता आपका बन गया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी विजेता बन गया था, और पृथ्वीराज चौहान है जो कि दोस्तों आपका क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये तराइन का जो आप देख रहे होंगे तराइन तराइन, ये आखिर ये क्या है? तो ये दोस्तों आपका एक जगह का नाम है, उस जगह पर आपका जो युद्ध होता है उसी के नाम पर आपका युद्ध का नाम हो जाता है। तो तराइन का जो आपका जगह है वो दोस्तों आपका करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में, जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में है। ठीक है, तो यही दोनों युद्ध है जो कि आपका यहीं पर हुआ था। दोनों युद्ध को आप आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो आपका अनुच्छेद 338 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। ठीक है, किसका बात करते हैं हम लोग? राष्ट्रीय अनुसूचित आपका अनुसूचित राष्ट्रीय आयोग का। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो आपका स्थापना है, स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 89वां, ठीक है 89वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2003 में। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में, उसके माध्यम से किया गया था। और अनुच्छेद जो आपका 338 है, ठीक है, अनुच्छेद 338 है, उसमें आपका अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया और आपका जोड़ा गया। इसके बाद से अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, 338 ए में दोस्तों आपका कौन सा आयोग हुआ? तो अनुसूचित जनजाति आयोग। इससे आपका जाति पूछा गया था तो आपका 338 हो जाएगा, लेकिन बस आपसे जाति की जगह जनजाति आयोग का अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका 300 क्या हो जाएगा? 38 ए हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका अनुसूचित जनजाति जो आयोग है आपका कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था उसके माध्यम से जुड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राजसूची में शामिल मामला है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बाजार, यानी कि मार्केट एंड फेयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रहा है दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची का। ठीक है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आज 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आखिरकार संबंधित किससे है? ठीक है, तो ये जो संबंधित है फ्रेंड्स आपका केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों, ठीक है, किससे किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से ये जो आपका जो अनुसूची है आपका संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका तीन जो सूची है जो कि दिया गया है। पहला जो सूची है वो फ्रेंड्स आपका है संघ सूची। ठीक है,
संघ सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो केंद्र को है। राज्य सूची है जो कि आपका कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, तो राज्यों को होगा। और तीसरा एक है आपका समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में दोस्तों क्या होता है कि कानून कौन बना सकता है, तो आपका केंद्र भी बना सकता है या आपका राज्य भी बना सकता है, जिसे आपको जरूरत पड़े वो दोस्तों आपका कानून है जो कि आपका बना सकता है, ठीक है। वहीं पर बात कर लेते हैं आपका संघ सूची में कौन कौन सा आपका विषय है जो कि डाला गया है। जो कि विषय तो आपको बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपके एग्जाम में आते हैं उनसे संबंधित विषय को हम लोग देख लें तो एक आपका है रक्षा से संबंधित, रक्षा के अलावा सेना से संबंधित, सेना के अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है वो आपका संघ सूची में ही है। इसके अलावा आपका आता है बंदरगाह से संबंधित विषय आपका उसी में है। बंदरगाह के अलावा आपका रेलवे का है, रेलवे के अलावा दोस्तों आपका राजमार्ग का है, और राजमार्ग के अलावा दोस्तों आपका संचार का है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में कौन कौन सा विषय आता है, तो राज्य सूची में दोस्तों आपका आता है सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। राज्य सूची में आपका आता है सार्वजनिक व्यवस्था। इसके अलावा कौन कौन सा आपका विषय आता है, तो पुलिस का विषय आपका राज्य विषय में है। इसके अलावा स्वच्छता का विषय आपका इसमें है। इसके अलावा अस्पताल का है। इसके अलावा आपका सट्टा जुआ से संबंधित जो भी विषय होगा वो फ्रेंड्स आपका राज्य सूची में आएगा। इसके अलावा बात कर ले हम लोग समवर्ती सूची का, इनमें कौन कौन सा विषय आता है, तो इसमें दोस्तों आपका एक आता है शिक्षा का। इसके अलावा आपका आता है जंगल का, जंगल के अलावा आपका ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन के अलावा शादी का विषय आपका इसमें आता है। उत्तराधिकार संबंधित विषय है जो कि आपका इसी में आता है, तो इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था। यूएस ओपन 2020 का, तो ये दोस्तों आपका जीता था डोमिनिक थीम ने, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका बहुत पुराना हो गया 2020 का यूएस ओपन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अनुरूप आपका 2023 का यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन की बात करेंगे तो जिसे हम लोग फ्रेंड्स आपका अमेरिकन ओपन भी कहते हैं, तो यूएस ओपन 2023 की हम लोग बात करते हैं। सिर्फ अभी हम लोग 23 की बात करेंगे, वो भी आपका यूएस ओपन का, ठीक है। तो यूएस ओपन 2023 की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका कितने 5 प्रकार के जो विजेता हैं वो घोषित किया जाता है। तो 5 प्रकार के विजेताओं को देखने हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग मात्र 2 प्रकार के विजेताओं को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछने देखने को मिलता है। तो 5 आपका जो विजेता है उसमें से एक आपका है पुरुष एकल, ठीक है। तो पुरुष एकल का जो विजेता दोस्तों आपका बना, ठीक है, 2023 का बात कर रहे हैं, पुरुष एकल विजेता बना 2023 का, वो बना दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। कौन बना, तो नोवाक जोकोविच बना। और उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता दोस्तों आपका बना डेनियल मेडवेडेव, ठीक है। ये दोस्तों आपका पुरुष एकल का बना। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग महिला एकल का, तो महिला एकल का जो विजेता बना, ठीक है, विजेता, ठीक है, महिला एकल का जो विजेता बना वो दोस्तों आपकी बनी कोको गॉफ, ठीक है। कोको गॉफ आपका विजेता बनी थी। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता आपका बनी अरीना सवालेंका, ठीक है। कौन बना, आपका अरीना सवालेंका बना, ठीक है। तो इसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसवेल मास्टर का खिताब है जो कि जीता है, तो ये दोस्तों आपका मैग्नस कार्लसन इसका आपका राइट आंसर था, ठीक है। ये आपका करंट 2020 का है, तो इसे हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका है कि प्रख्यात जो संगीतकार है अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपके अरविंद पारिख की बात करते हैं तो ये इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका सितार से है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, तो एक आपका सितार वादक है। इनका जन्म की बात करते हैं किनका, अरविंद पारिख का, तो इनका जन्म आपका 19 अक्टूबर 1927 को आपका होता है। कहाँ पर होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका अहमदाबाद में होता है। तो इनका अगर संबंध आपसे पूछे जाए किस राज्य से है, तो ये दोस्तों आपका अहमदाबाद से इनका संबंध है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं इनको पुरस्कार का, तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड है जो कि दिया गया है। कौन सा अवार्ड, तो पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2003 में आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी इन्हें आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों बात कर लिए हम लोग अरविंद पारिख जी का।
इसके अलावा बात करते हैं हम लोग और सितार वादक, जो कि आपके अरविंद पारिक के अलावा और कौन कौन से हैं सितार वादक में, तो इसमें दोस्तों आपके एक बड़े नाम आते हैं रविशंकर जी का। ठीक है, रविशंकर के अलावा आपको याद रखना है विलायत खां का नाम। विलायत खां का संबंध किससे है, तो आपका सितार से है। इसके अलावा याद रखिएगा आपका शाहिद परवेज खां। ठीक है, शाहिद परवेज खां का संबंध आपका इसी से है। इसके अलावा आपको याद रखना है अनुष्का शंकर जी का नाम। ठीक है, अनुष्का शंकर जी का किससे संबंधित, इसी से है। और आपको याद रखना है निखिल बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी को भी याद रखना है। इसके अलावा एक नाम और याद रख लीजिएगा, उदयदीप्त मुखर्जी का संबंध भी आपका सितार वादक से ही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारण कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग दोस्तों आपका है 15। ठीक है, भाग 15 में है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद आपका 315 से लेकर 323 में जितने भी अनुच्छेद आते हैं उनका संबंध आपका राज्य लोक सेवा आयोग से है। इसकी नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि गोटीपुआ फोक डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नृत्य है आपका युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ और कृष्ण का गुणगान करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लिए गोटीपुआ जो कि आपका उड़ीसा से संबंधित है। एक दो आप लोग और याद रख लीजिएगा, जैसे कि एक आपका है कारागट्टम। ठीक है, कारागट्टम का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु से है। इसके अलावा एक आपको याद रख लीजिएगा तय्यम। तय्यम का संबंध किससे है, तो दोस्तों आपका केरल से है। इसके अलावा याद रखिएगा कोलाट्टम। कोलाट्टम का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखिएगा, बाकी और भी हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। नेक्स्ट आपका है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना वर्ष पूछा गया था, तो इसका जो स्थापना है आपका सन 1972 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। MPEDA की बात करेंगे यानी कि मत्स्य उत्पादन और संबंध गतिविधियों में संलग्न एक नोडल समन्वयक राज्य स्वामित्व वाली क्या है आपका एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1972 में आपका हुआ था। ठीक है, ये जो इसका जो मंत्रालय है, अगर आपसे पूछ दिया जाए किस मंत्रालय के अधीन यह आपका कार्य करता है, तो ये दोस्तों आपका केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर में एक आपका कार्य करता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों यानी कि पेंटर्स में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी कार्य किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सतीश गुजराल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सतीश गुजराल का, तो सतीश गुजराल भारत के सर्वकालिक महान चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने पेंटिंग की स्थापत्य दृश्य का भी पता लगाया और वो नई दिल्ली में बेल्जियम दूतावास के निर्माण के लिए भी क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसके अलावा आपका इनको 1999 में, ठीक है, 1999 में आपको इनको पुरस्कार भी दिया गया, जो कौन सा पुरस्कार था, तो पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण पर पुरस्कार है जो कि इन्हें दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग किंग्स इशूड ए सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया इन 16th सेंचुरी, तो आपका शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपया और पैसा शब्द जो पहली बार आपका शेरशाह सूरी के द्वारा ही 16वीं शताब्दी में आपका पेश किया गया था। ठीक है,
जो आपका उस इन्होंने जो चांदी का जो सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का किसने, शेर शाह सूरी ने। तो चांदी का सिक्का का जो आपका वजन था आपका 178 ग्रेन का था, जिसे कि आपका रुपया कहा जाता था। चांदी के सिक्का को रुपया और आपका जो रुपया कहा जाता था, ठीक है। और आपका जो एक तांबे का जो सिक्का जारी किया था, तांबे का उसका जो वजन था आपका 40, उन्होंने रुपया को 40 तांबे के टुकड़े या पैसों में भी विभाजित किया था, ठीक है। तो इसी को आपका विभाजित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसे दोस्तों आपको गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। यह आपका जो प्रोजेस्टेरोन है आपका गर्भाशय के संकुचन को रोकता है ताकि गर्भावस्था को बनाए रखा जा सके, ठीक है। इसी कारण इसे गर्भावस्था हार्मोन है जो कि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका रेयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज एल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो कृत्रिम रेशम या आर्ट रेशम कोई भी सिंथेटिक फाइबर है जो रेशम जैसा होता है लेकिन आमतौर पर उत्पादन करने के लिए लागत कम होती है। अक्सर कृत्रिम जो रेशम होता है रैन एक पर्याय है जो कि बांस से विस्कोस के द्वारा बनाया जाता है, कभी कभी इसे बांस रेशम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। तो राइट आंसर आपका एमएस धोनी हो जाएगा जो कि आपका करंट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। ये जो आकस्मिकता जो निधि है यानी कि कंटीजेंसी जो फंड है वो जो आपका अनुच्छेद है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 267 अनुच्छेद से आपका ये संबंधित है जो कि आपके कंटीजेंसी फंड की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के वे हेतु किया गया है जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हो। बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई राशि भरपाई कर दी जाती है और इसका जो पूर्ण जो नियंत्रण होता है आपका राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है, ठीक है। इसमें जो आपके पैसा होता है कंटीजेंसी फंड में उसको निकालने के लिए संसद से कोई भी आपका बिल पास नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के अन्य फंड की बात करेंगे तो एक दोस्तों आपका आता है संचित निधि यानी कि संचित फंड, एक आपका है सार्वजनिक खाता, ठीक है। ये दो आपका क्या है, भारत सरकार का क्या है, अन्य खाता है या आपका निधि है, ठीक है। जो संचित जो निधि होता है इसमें से जो पैसा निकालने के लिए दोस्तों आपका संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि संसद में इसके लिए दोस्तों आपको बिल लाना पड़ता है संचित निधि से पैसा निकालने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण निधि भी आपका यही होता है। अगला है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 29 अगस्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है आपका किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कौन थे तो आपको मालूम होगा हॉकी के जादूगर थे, ठीक है। कौन थे, हॉकी के जादूगर थे, ठीक है। इसे द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था आपका 29 अगस्त को ही हुआ था, इस कारण हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये पहली बार आपका 2012 ईस्वी से मनाया गया था, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था, 2012 ईस्वी में आपका पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। एक तो आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, दूसरा आपका गंगा हो जाएगा, गंगा के अलावा तीसरा दोस्तों आपका सिंधु, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ आपका है जो कि जिससे कि दोस्तों आपका क्या होता है, उत्तरी मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये जो आजी लामू जो आपका क्या है लोक नृत्य है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। ये तो आपको अरुणाचल प्रदेश का मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है जनजाति का नाम, ठीक है। तो आपका किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मोनप्पा जनजाति के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जो नृत्य हम लोग ऊपर देख चुके हैं तो उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में बदला जाता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड स्टेट चेंज टू गैसियस स्टेट, ठीक है। यानी कि
द्रवावस्था को गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आपका आता है ऊर्ध्वापाटन। ठीक है, ऊर्ध्वापाटन क्या करता है, तो ये भी आप जान लीजिए, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट ही है। तो ऊर्ध्वापाटन क्या करता है, तो ये दोस्तों आपका द्रव के ठोस और गैसीय चरण के बीच रूपांतरण है, जिसमें कोई मध्यवर्ती द्रव अवस्था आपका नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका संघनन है जो कि दोस्तों आपका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए प्रांतों के लिए द्वैध शासन ढोरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1999। ठीक है, 1999 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो प्रांतों में द्वैध शासन है आपका 1999 के अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वह है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है, तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 302 के अंतर्गत है, जो कि आपका कहा गया है। नेक्स्ट आपका है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, तो ये दोस्तों आपका एक आइसोटोप है, यानी कि समस्थानिक है। यह समस्थानिक आपका किसका है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ये समस्थानिक दोस्तों आपका हाइड्रोजन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा है, जो कि आपका पूरब की ओर न बहकर आपका किसकी ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। एक दोस्तों आपका गंगा है, गंगा के अलावा दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के दोस्तों आपका महानदी, महानदी के अलावा आपका गोदावरी। ठीक है, प्रमुख नदी की बात कर रहे हैं जो कि पूरब की ओर बहती है। गोदावरी के अलावा दोस्तों आपका है कृष्णा, कृष्णा के अलावा दोस्तों आपका है कावेरी, कावेरी के दोस्तों आपका पेनियार नदी, पेनियार के अलावा वेगई नदी, वेगई नदी के अलावा स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। ये सब जो नदियाँ आपका पूरब की ओर बहती है। उसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को आपको बस दो ही याद रखना है, एक आपका नर्मदा और दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है ताप्ती। ठीक है, ये दो नदियाँ आपका पश्चिम की ओर बहती है। ये सभी जो नदियाँ हैं दोस्तों आपका गिरेगी कहाँ पर, तो ये गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये जो दो नदियां हैं वो दोस्तों आपका कहाँ गिरेगा, तो ये गिरेगा आपका अरब की खाड़ी में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो नदियां है आपका नर्मदा और ताप्ती, जो कि आपका पश्चिम दिशा में बहता है, ये दोस्तों आपका क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डेल्टा आपका नहीं बनाती है। ये भी बहुत सारा प्रश्न बन चुका है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है, यानी कि डेयरी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि शुरू कब किया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो दोस्तों आपका 1970 में आपका शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल किस काल में था, तो इसका जो शासनकाल है वो दोस्तों आपका 1605 से 1627 तक आपका इसका शासनकाल था। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे थे हम लोग मुगल समाज के शासकों का, तो मुगल समाज का जो स्थापना है किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका बाबर ने किया था। कब किया था, 1526 में किया था, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। 1530 तक आपका ये शासन किया था। बाबर के बाद दोस्तों आपका इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1530 से 1540 तक शासन करता है। फिर 15 साल आपका शेरशाह सूरी शासन करता है, उसका जो साम्राज्य स्थापना करता है उसका उत्तराधिकारी शासन करता है। फिर आपका 1555 में आता है और 1556 में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, हुमायूं के बाद आपका आता है अकबर। अकबर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1556 से 1605 ईस्वी तक आपका शासन करता है। अकबर के बाद आपका आता है जहांगीर। जहांगीर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। और जहांगीर के बाद आपका आता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन करता है। इसके अलावा आपका आता है औरंगजेब, जो कि मुख्यतः प्रमुख सबसे शक्तिशाली जो आपका मुगल सम्राट का शासक होता है। आखिरी आपका यही होता है जो कि 1658 से 1707 तक आपका शासन करता है। ठीक है, औरंगजेब के बाद भी आप एक याद रख लीजिए, जो कि आपका पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी आपको बहादुर शाह प्रथम को याद रखना है। बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल आपका 1707 से 1712 ईस्वी तक था। और अंतिम जो मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट, वो दोस्तों आपका था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय आपका था, 1857 तक ये शासन करता है। इसके बाद आपका मुगल समाज का स्थापना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, तो मात्र 250 रुपये। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो आपका
क्वाशियोरकर, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और रोग का, जैसे कि आपका रतौंधी है, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसको याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा बेरी की बात करेंगे तो बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और सूखा रोग की बात करेंगे, जिसे कि हम लोग रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाते हैं, वो आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है ट्राइफूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, तो ये दोस्तों आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, जो उस समय आपके केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के मंत्री थे, अभी वर्तमान में भी यही है, अर्जुन मुंडा जी, ठीक है, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा है, जो कि आपका शुरू किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर साल दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं, तो 1/3 सदस्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के अंत में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद आपका पुनः चुनाव होता है। राज्यसभा के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों आपका 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो आपका किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपका मनोनीत किए जाते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। इसके अलावा राज्यसभा बनने का जो न्यूनतम जो आयु है, राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु, वो दोस्तों आपका 30 वर्ष है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, अब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया है और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया है, तो ये दोस्तों आपका स्टुअर्ट ब्रॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व है, जो कि किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो सन 1928 में किया गया था, ठीक है। इसी आपके सत्याग्रह के बाद जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार की उपाधि, ठीक है, सरदार की उपाधि इनको दिया गया था, तो सरदार की उपाधि इनको दिया किसने था, तो बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था, ठीक है, किसने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, जो कि बाद में आपका महात्मा गांधी जी ने इनको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 300 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 300 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार है पहले आपका क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आपका विधिक अधिकार बना दिया जाता है, और भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत इसे आपका शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, पहले आपका ये अनुच्छेद 31 में था। नेक्स्ट आपका है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। JB जो कृपलानी है आपका 1947 में आपका कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके अलावा कृपलानी से पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए आपका 1946 में, वो कौन हुए, तो वो दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू जी हुए, ठीक है, कौन हुए, आपका जवाहरलाल नेहरू जी हुए, ठीक है। कृपलानी के बाद आपका 1948 में बात करेंगे, तो ये दोस्तों आपका अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने आपके पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, कौन बने, तो पट्टाभी सीतारमैया इसके आपके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग INC का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना आपका 1885 में होता है, उस समय आपके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी आपके इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिसंबर 2029 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अधिक सबसे आपके राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है आपका 10 है, ठीक है, कितना है, 10 है। इसके बाद आपका 9 है, जो कि आपका कहाँ का है, आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है, 9 आपका अंडमान निकोबार में, तो द्वितीय जो सेकेंड नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है आपका कि बहमनी समाज का स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहमनी समाज का स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा है, जो कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंधक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो श्रीधर पात्रा आपका 1919 में आपका 2019 में नियुक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपके वी बाला सुब्रमण्यम है। ठीक है, वी बाला सुब्रमण्यम है आपके इसके क्या है, आपके निदेशक है। ठीक है, क्या है, निदेशक है, जिसे कि हम लोग सीएमडी के रूप में भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ कारकोरी ट्रेन की डकैती की थी? तो अशफाकुल्ला खां इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ बात हो रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का। तो HRA का जो स्थापना होता है वो फ्रेंड्स आपका कब होता है? तो ये आपका अक्टूबर 1924 में आपका इसका स्थापना होता है। कहाँ पर होता है ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। कानपुर में होता है। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल जैसे क्रांतिकारी इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है और दुनिया में पूरा वेशों का सबसे बड़ा एक व्यक्ति संघ उल्लेखनीय है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे आपका तो 1951 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट आपका है कि आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक कौन है? तो आपका एक्सिस बैंक इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? तो 2019 में आपका हर्षवर्धन श्रृंगला को किया गया था, लेकिन वर्तमान में वही पर बात करेंगे कौन है वर्तमान में। तो ये जो विदेश सचिव हैं वो दोस्तों आपका कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, वर्तमान में आपके कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला है आपका ये 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2022 को क्या हुए थे? सेवा निर्मित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कानून के क्षेत्र में दिग्गज में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड के वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों आपका हरीश साल्वे जी को नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हरीश साल्वे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो IDFC बैंक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका आज के क्लास का 50 क्वेश्चन रहा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।